हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी भाटिया, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। हमने पिछले हिंदी के लेक्चर में पढ़ा था भाषा। भाषा की परिभाषा पढ़ी थी, भाषा के अंगों के बारे में पढ़ा था, लिपि के बारे में पढ़ा था, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है ये मैंने आपको बताया था, इनमें डिफरेंस क्या है मैंने ये आपको बताया था। व्याकरण के बारे में बताया था, व्याकरण के 3 अंग के बारे में बताया था। आई होप आपको वो वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 थोड़ा समझ आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप पार्ट 1 देखें ताकि आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आज हम पढ़ेंगे बोली। बोली और भाषा में अंतर क्या है। देखने में बिल्कुल समान रूप है, बोली भी भाषा ही है, भाषा भी बोली ही है। जैसे गढ़वाली हो गई, गढ़वाली जो है वो गढ़वाल के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी बोलियां जो हैं, और ऐसी अनेक बोलियां हैं जो सिर्फ एक क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। ठीक है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली नई वीडियोस के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। बोली और भाषा में अंतर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको कि बोली जो है भाषा का ही रूप है। क्यों भाषा का रूप है? क्योंकि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है वैसे, लेकिन जो भाषा है या बोली कह सकते हैं आप, बोली जो है भाषा का ही एक रूप है। बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है, जैसे गढ़वाली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी। यह बोलियां हैं जो अपने क्षेत्र में ही बोली जाती हैं, पूरे देश में नहीं बोली जाती। ठीक है। सभी लोग इनको जानते नहीं हैं, मतलब गढ़वाली, भोजपुरी, हरियाणवी, तो इसीलिए ये बोली कही जाती है। भाषा और बोली में दूसरा प्रमुख अंतर है कि एक बोली का प्रयोग बोलचाल में ही किया जाता है। बोली का प्रयोग जो है वो बोलचाल में ही प्रयोग होता है, जैसे हरियाणवी वगैरह। इसमें कोई उपन्यास या नाटक ये सब नहीं होते हैं। ठीक है। जो भाषा का प्रयोग, नाटक और कविता वगैरह का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि हमारे जो विचार हैं वो सबको समझ आए। तो इसीलिए जब बोली एक ही क्षेत्र में बोली जाती है, वो सबको समझ नहीं आती है, तो उसमें उपन्यास और नाटक वगैरह हालांकि अब शुरू हो गए हैं। जैसे बोली में साहित्य की रचना पहले नहीं की जाती थी, अब की जाती है। ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज, अवध में बोली जाने वाली अवधी आदि। ठीक है। तो अब ब्रज जो भाषा है, अवधी भाषा है, सब लोगों को नहीं आती है, तो क्यों कोई ये साहित्य और साहित्य की रचना को पढ़ेगा, या फिर उसकी जो उसका जो महत्व है उसको पता चलेगा, या फिर कवि क्या कहना चाहता है अपनी कविता के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मोरल जो है, शिक्षा जो है, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो जब हमें ब्रज भाषा नहीं आती, ब्रज बोली नहीं आती है, अवधी बोली नहीं आती है सबको, तो उसका नाटक जो है करने का जो महत्व नहीं समझेगा। ठीक है। तो बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती थी, लेकिन अब बोली में साहित्य की रचना भी की जाने लगी है। जैसे ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज,
अवध में बोली जाने वाली अवधी आदि। अब आते हम बात में कि साहित्य क्या है। किसी भी भाषा के मौखिक या फिर लिखित ज्ञान भंडार को साहित्य कहते हैं। जैसे जो साहित्य है, जो हमारे पहले के पूर्वज हैं या फिर कोई विद्वान है वो लिखते हैं, तो वो मौखिक रूप में और लिखित रूप में ज्ञान के भंडार में संग्रह की जाती है। जैसे डिक्शनरी है, वैसे वो ज्ञान को भी ज्ञान कोश में जमा किया जाता है, एक पुस्तक के रूप में या फिर एक लेक्चर के रूप में या वीडियो के रूप में वो भंडार को संग्रह किया जाता है और समेट के रखा जाता है। उसको साहित्य कहते हैं, ताकि आने वाले जो दर्शक हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनको ज्ञात हो सके कि पहले के ज़माने में क्या होता था। हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं: गद्य, पद्य और चंपू। गद्य, गद्य किसे कहते हैं? जो कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, पत्र, नाटकों आदि कहानियाँ हो गई, बच्चों को सुनाई जाती हैं, निबंध हो गए, उपन्यास हो गए, पत्र हो गए, निबंध लाइक होली, दिवाली, ये सब, या फिर अनेक निबंध जो लिखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा या किसी के भी द्वारा लिखे जाते हैं, आम आदमी भी लिख सकते हैं। पद्य, पद्य जो है वो विद्वानों के द्वारा लिखे जाते हैं। विद्वान लोग जो हैं वो अपनी बात को कविता के माध्यम से एक पद्य के रूप में कहते हैं, जिससे जो पढ़ने वाला है उसको उस कविता का महत्व या फिर कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में उसको पता चल सके। चंपू, चंपू किसे कहते हैं? गद्य और पद्य का मिश्रित काव्य है, उसे चंपू कहते हैं। बेसिकली ये श्रव्य काव्य है, इसको लिखित रूप में या फिर कैसे भी नहीं, इसको सुना जाता है बस। ठीक है, तो ये हो गया एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ आ जाए कि गद्य क्या है। इम्पॉर्टेंट जो जो अभी मैंने चीज़ें करा दी हैं, उनके प्रश्न किस प्रकार से स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ है। भाषा की परिभाषा क्या है, मौखिक और लिखित में अंतर, मैंने आपको बताया मौखिक और लिखित में अंतर क्या है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को कहते हैं। जो राजभाषा है हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। जो हिंदी है, राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक लोगों को समझ आती है, और जहाँ पर जिस देश में ज़्यादातर लोग उस भाषा को समझते हैं तो वो राष्ट्रभाषा हो जाती है या राजभाषा हो जाती है। और राजभाषा को मान्यता प्रदान कब की गई? भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में जो है उसे हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। व्याकरण किसे कहते हैं? कितने अंग हैं इसके? व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से अपनी जो भाषा है उसको सीखते हैं, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ नियम होते हैं। वो नियम जो है वो व्याकरण में कहे जाते हैं। और इसके कितने अंग हैं या कितने विभाग हैं, मैंने आपको विभाग बताया था। अंग भी कह सकते हैं आप, विभाग भी कह सकते हैं। तो 3 अंग हैं। बोली और भाषा में अंतर क्या है? अभी मैंने आपको बताया, बोली जो है एक क्षेत्र में ही बोली जाती है, पूरे राष्ट्र में या फिर एक राज्य में जो ज़्यादातर लोगों के साथ बोली जाती है।
ज़्यादातर लोगों को समझ आती है, उसे भाषा कहते हैं। बोली जो है प्रत्येक एक क्षेत्र में या दो क्षेत्र में या फिर उन्हीं लोगों को समझ आती है जिसकी वो भाषा है। जैसे गढ़वाली लोगों को गढ़वाल समझ आती है, हरियाणवी सभी लोगों को समझ नहीं आती है, हरियाणा के लोगों को ही समझ आती है। साहित्य जो है किसे कहते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि साहित्य जो है वो एक ज्ञान का भंडार है जो विद्वानों या फिर आम आदमी द्वारा जो है संग्रह करके रखा जाता है, उसके ज्ञान के भंडार को कोश के रूप में, एक पुस्तक के रूप में या फिर वीडियो के रूप में या किसी भी प्रकार से उसे संग्रह किया जाता है, ताकि जो हमारे आने वाले पीढ़ियां हैं उनको समझ आ सके कि पहले के ज़माने में क्या होता था या पहले के ज़माने की सोच क्या थी, तब उन कविताओं के माध्यम से पता चले। कितने अंग हैं इसके, कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। अब थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। बच्चा सबसे पहले डैश भाषा सीखता है? अ लिखित, ब बोली, स मौखिक, ड संकेतिक। अब आप बोलेंगे संकेतिक भाषा तो मैंने कराई नहीं। संकेतिक भाषा भी होती है जो कि जो ब्लाइंड होते हैं या फिर ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि लिखी जाती है, या फिर जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, उनको इशारों के माध्यम से। ये कई पुस्तकों में नहीं मिलता है संकेतिक भाषा, इसीलिए मैंने नहीं कराई। लेकिन संकेतिक भाषा भी होती है। उस प्रकार से 3 भाषाएं होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 2 ही भाषा जो है वो होती हैं, मौखिक और लिखित। और सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा सीखता है? मौखिक। एकदम तो उसको नहीं आ जाती, पहले वो मम मम करता है और रोटी मांगता है। एकदम से उसे क ख ग अ आ इ ई उ ऊ नहीं आ जाएगा। व्याकरण के डैश विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? मैंने आपको बताया 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा डैश है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 नवंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर, सन बोले तो 1949। फारसी लिपि जो है किस भाषा में लिखी जाती है? उर्दू में, ठीक है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल स्वरूप है। यस, ठीक है। शब्द विचार में विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में किया जाता है विराम चिन्हों का? नहीं। किस में किया जाता है? वाक्य विचार में। जब हम वाक्य बनाते हैं तब हमें यह बहुत सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ पर हमें रुकना है, जिससे हमारी भाव जो हैं, हमारे कहने की जो भाव हैं वो पता चल सके। कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये विराम चिन्हों का जो अध्ययन है वो वाक्य विचार में किया जाता है। तो ये हो गया गलत। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम डैश है। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन, ठीक है।
पढ़ाया था मैंने, जब आपको लिपि पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पढ़ाया था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को, ये भी मैंने बताया था। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। बिल्कुल गलत। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को किया था, बाद में, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, उसके बाद में हिंदी भाषा को जो है राजभाषा घोषित किया था। कब? 14 सितंबर 1949 में। 2 साल लग गए थे। गढ़वाली एक बोली है। यस, एक बोली है, क्योंकि ये एक ही क्षेत्र में बोली जाती है।